जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण और जय जिनेन्द्र। कैसे हो सर आप? मैं बढ़िया एकदम। सर हम चाहेंगे कि आप एक बार अपने बारे में व्यूअर्स को बता दीजिए। हाँ, तो नमस्कार सभी को। मेरा नाम अशोक केशा, मैं मुंबई से हूँ और अभी मेरी कंपनी जो है वी ट्रांस इंडिया लिमिटेड है, उसका मैं चेयरमैन एमिरेट्स हूँ। जो कंपनी 1958 में स्टार्ट हुई थी और आज 1500 ऑफिसों के साथ पूरे देश में लॉजिस्टिक बिजनेस में पूरा परिवार लॉजिस्टिक बिजनेस। मेरे से 3 छोटे भाई है, 2 सगे, एक चचेरा भाई, मेरे 2 जुड़वा बच्चे, मेरे भाई का बच्चा और मेरे चचेरे भाई का 2 बच्चे, मतलब 9 लोग हम लोग एक ही बिजनेस में हैं। और मैंने हाल ही में कुछ अरसे पहले मेरी पत्नी की नादुरुस्त वजह से पार्टली रिटायरमेंट लिया है। सर अगर हम लास्ट 2 डिकेड्स की बात करें, तो पिछले 2 दशकों में अगर हम फैमिली बिज़नेसेस की बात करें, तो किस तरह के डायनामिक्स आपको चेंज दिखाई देता है? नहीं, काफ़ी बदलाव आया है कि लोगों की सोच में बदलाव आया है और मार्केट पैरामीटर्स है जो, हाँ उसमें जी। भी बदलाव आया है। और वो कहते हैं ना स्टेइंग रिलेवेंट, हुँ, तो आज स्टेइंग रिलेवेंट के दायरे में जो रहता है उसका प्रोग्रेस भी अच्छा हुआ है। हुँ, हमारा बिजनेस जहाँ तक सवाल है, तो वॉल्यूम ग्रोथ है ना, इस पिछले 10 साल में हमको अच्छा देखने मिला है। एक ज़माना था जब 1970 या 80s में देखो या 97 ऑनवर्ड देखो, तो जो अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो 25% था। हुँ। उसकी जगह पे उसमें वो स्टेबल था। हाँ जी। वो 25 साल जो गए 2012 तक के, हुँ, उसमें ये जो जीडीपी में हिस्सा है ना वो 25% का ही था। हुँ। लेकिन इसके बाद अभी पिछले 10 साल में कुछ 5 से 7% की बढ़ोतरी हुई अच्छा है। बढ़ोतरी हुई है। और बढ़ोतरी हुई है, उसकी वजह अगर देखने जाओ तो ये एक तो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है। हुँ, मेक इंडिया इंडिया कॉन्सेप्ट में भी एक चीज़ हमने देखी है कि गवर्नमेंट ने 2014 से शुरू की थी ये मेक इन इंडिया की मुहिम। तो उसके अंतर्गत जब ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ बन चुका, तभी उन्होंने एक-एक करके किया। तो सबसे पहले 2021 के अगस्त महीने में उन्होंने 1191 आइटम ऐसी थी जिस पे बैन लगाया इंपोर्ट पे। हुँ। और अगर डिफेंस से ताल्लुक़ रखते हुए हम लोग बात करते हैं, तो डिफेंस का एक ज़माना था जब भी कंप्लीटली हमारा डिपेंडेंसी था ना इंपोर्ट पे था। हुँ, मतलब जो बाहर के देशों से आता था वो। आज सिचुएशन मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज सिर्फ 51,000 जो इंपोर्ट के कंपोनेंट होते थे उसमें से हुँ। 3600 बचे हैं, बाकी अच्छा, सब मेक इन इंडिया। और ओके। मेक इन इंडिया के तहत आज अपनी जो पास मिसाइलें कुछ बनी है, हुँ, जो जिसकी 2027 तक की ऑर्डर पड़ी है, ओके। जो 1000 किलोमीटर दरिया में जाके अपने टारगेट को हिट कर सकते हिट हैं। कर सकती है। और छोटी कंट्रीज़ है, उसको क्या है कि अपना जो हिसाब से देखने जाओ तो ये बड़ी कंपनी है, वहाँ से इंपोर्ट करना महंगा पड़ता है, तो अपना जो माल है वो छोटी कंपनियों में अभी जा रहा है और 27 तक के ऑर्डर के एडवांस भी आ गए हैं। ओके। तो ये एक चीज़ बदलाव जो हाँ। देखा है। और उसके आसपास की जो सराउंडिंग इंडस्ट्री है वो हर एक ग्रो हो रही है। हुँ, और दूसरा बदलाव अभी आने का है या आते हुए दिख रहा है वो एजुकेशन फील्ड में है। हुँ, एजुकेशन फील्ड में मुझे 2 बातें दिख रही है कि एक तो जो हमारे बच्चे यहाँ से विदेशों में पढ़ने जा रहे थे, हो सकता है कि आने वाले 2 साल में वो सभी यूनिवर्सिटी यहाँ ही उनकी हुँ। मतलब सुविधा हो वो जाएंगी। शुरू कर जाएँगे। आज एक दाखला देता हूँ कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का जो बच्चा पढ़ने जाता है या 1 डेढ़ साल का कोर्स है,
1.25 करोड़ का खर्चा बता रहा था कोई। अभी वही कोर्स हमारी एक संस्था है केसीएफ, हम लोग 1 लाख में ऑनलाइन दे रहे हैं सेम सेम के। और अच्छा उसका सर्टिफिकेट जो फिजिकल सर्टिफिकेट, ऑनलाइन सर्टिफिकेट, लिंक्डइन पे अपडेट, ये सब इसके अंदर आ जाता है। ओके तो ये ऑनलाइन की जो फैसिलिटी कोरोना काल के बाद में हुई है ना, वो बड़े से बड़ा एडवांटेज भी मिला है। पहले हमारी कंपनियों की मीटिंग होती थी, हर महीने मैनेजर्स पूरे देश में से मुंबई आते थे या और कहीं भी हम लोग करते थे। अभी ये आवश्यकता नहीं रही है, जो भी है हफ्ते महीने में रिव्यू मीटिंग होती है तो ऑनलाइन हम लोग करते कॉन्फ्रेंस हैं। हो जाती है तो ऑनलाइन 2 लोग आते हैं, 4 लोग आते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके और भी बात करनी है 2-3 दिन का, बाकी सबको बुलाने की जरूरत नहीं। तो ये ट्रैवलिंग टाइम हमारा बच गया, ट्रैवलिंग टाइम से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। राइट तो ये बहुत सारे ऐसे बदलाव आए हैं। और कोरोना के बाद मैंने एक चीज देखी, कोरोना से पहले का क्या था कि जिसके पास जो रकम है उसको सोच समझ के बहुत धीरे धीरे खर्चा कर रहे थे, लेकिन कोरोना के बाद सबने रियलाइजेशन किया या जो भी है, तो अपनी जगहों का अच्छा रहने करने का स्टार्ट कर दिया लोगों ने। मतलब राइट ये लग्जरी जो अपार्टमेंट के इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और दूसरा स्पेंडिंग में हो गया। तो पहले क्या है कि समझो कोई 15,000 खर्चा करता था तो आज वो 25,000 खर्चा करना है। हाँ तो जी ये इसकी वजह से क्या है कि इकोनॉमिक जो मार्केट में मनी मार्केट में फ्लो आता है जो पैसों का, वो पहले के मुकाबले मुझे ज़्यादा दिखने मिलता है। ओके सर, आपकी कंपनी की बात करते हैं, वी ट्रांस। सबसे पहले तो कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे कि वी ट्रांस कंपनी, ये आपको आइडिया कैसे आया, कब से स्टार्ट हुई, थोड़ा सा इसके बारे में और नहीं, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि 1947 में मेरे पिताजी एक लोकल ट्रांसपोर्ट में सर्विस करते थे, ठीक है लेकिन उनका परफॉर्मेंस देख के 2 साल के बाद, 2-3 साल के बाद मालिक ने एक ट्रक छोटी सी भेज दी कि भाई आप अभी खुद का धंधा। उस जमाने का ये ट्रेंड था कि ऐसा नहीं था कि ये पूरा जमाना हमारे पास नौकरी करे। उनको देखा कि ये टैलेंट है तो उसको भेंट दे दी। उस 5,000 की ट्रक पड़ती थी। तो 1950 में उन्होंने लोकल ट्रांसपोर्ट का स्टार्ट किया और 1956 में 2 ट्रक ली। वो उस टाइम 5,000 की ट्रक आती थी ओके और ये जो ट्रक ली टाटा की वो 26,000 की थी। तो ये एक हिम्मत वाली बात थी। 26,000 की 2 ट्रक लेके उन्होंने इंटरस्टेट चालू किया। इंटरस्टेट चालू कर रहे थे तो एक टाइम सैटरडे के दिन पे जो जिसके पास चल रही थी उसने क्या है अपनी गाड़ी अपने रिश्तेदार की गाड़ी लगा दी और अब गाड़ी खड़ी रख दी। तो मेरे चाचा ने ऐसा ही पूछा उसको कि भाई मेरा नंबर था तो आपने उसकी बोला हम जो चाहते हैं वैसे ही होगा, आप बनिए लोग हैं, आपका काम नहीं है ट्रांसपोर्ट में। अच्छा तो उनको ज़रा बुरा लगा। आके पिताजी से बात की तो वैसे करके हमारी 1958 में विजय ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से 21 नवंबर को हमने स्टार्ट की। और क्या है कि पिताजी, चाचा सब 3 या 4 चौपड़ी पढ़े हुए थे, 3-4 किताब पढ़े थे, ज़्यादा पढ़ाई नहीं थी। तो और अनुभव भी नहीं था, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि लोकेशन जो लिया वो मार्केट से बहुत अच्छा लोकेशन लिया उधारी पे। और उस टाइम के जो एक्सपर्ट आदमी जो 4 थे उनको हायर किया। ओके तो उसके वजह से बिजनेस चलने लगा। लेकिन जो ब्रेक इवन आते आते 1962-63 हो गया और 1963 से हमारी गाड़ी बरोबर चल पड़ी। ठीक है जी चल पड़ी मतलब क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट पिताजी ने उस टाइम क्या है अकाल पड़ा था हमारे यहाँ, तो 6 महीने तक सब छोड़ के गायों की सेवा की। वाह मतलब गायों को बचाने का, मतलब कहीं से घास ले गए अपने जेब से। हमारे पास पैसा नहीं था लेकिन उधारी पे लेके घास पूरा के, और कुदरत ने भी उसका बदला पूरा दे दिया
कि एक टाइम ट्रैवलिंग कर रहे थे तो बगल की सीट में एक इंडस्ट्रियल बैठे थे, तो उन्होंने बोला आप क्या करते हो? बोले ट्रांसपोर्टेशन करता हूँ ये नाम से। बोले मेरा काम करोगे, मुझे ऐसे ही ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत है। अच्छा। और उसने ऑल इंडिया का अतुल ड्रग हाउस नाम उनकी मोनोपोली आइटम थी, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो मिला ना, उसमें हमारी ब्रेक इवन पहले साल में आ गई और दूसरे साल से हमारी कंपनी प्रॉफिट में आ गई। और उस टाइम के जितने बड़े नाम थे, हमारी सिर्फ मुंबई गुजरात रूट पे चालू थी, जितने बड़े नाम थे जैसे एशियन पेंट है, बाटा है, कोलगेट है, सब अपने साथ काम करते थे गुजरात अच्छा। रोड पे। ठीक है। मतलब कोई कंपनी ऐसी नहीं थी कि जो नहीं करती थी हमारे साथ। तो सर स्ट्रैटेजीज की अगर बात करें कि एक इस वी ट्रांस को सक्सेसफुल कंपनी बनाने के लिए, प्रॉफिटेबल कंपनी बनाने के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजीज, रणनीतियाँ यूज़ की जाती हैं? नहीं, रणनीतियाँ में सिंपल था। पिताजी ने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया था कि हमारे ज़्यादा लोग हैं एसएमई सेक्टर में हैं, तो उनकी सेवा करनी है, ये भावना थी। ऑब्जेक्टिव देखने जाओ ना तो सबके पेन पॉइंट को एड्रेस करना था। और दूसरी बात उन्होंने एक तय की थी कि जैनिज़्म, हम लोग जैन हैं, तो जैनिज़्म के प्रिंसिपल है, वो गाइडिंग फोर्स की तरह से उन्होंने रखे थे कि इस ये रास्ते पे चलना है। ठीक है। तो ये रास्ते कठिन होते हैं, लेकिन क्या है कि जो धर्म के साथ जोड़ के चलता है, उसको दिक्कतें आती है लेकिन उसका कभी फेलियर नहीं होता। राइट। हाँ जी। तो ये चीज़ हमने देखी। और मैं भी 1964 में स्कूलिंग में था, लेकिन शौक था एक घर में, ये डीएनए में देखा, मेरे जन्म से ही सब देखते आया था, तो मुझे भी गाड़ी चलाने का शौक था। तो मैंने वैकेशन के दौरान गाड़ियों के साथ जाना डिलीवरी के लिए और ये चालू किया, उसमें गाड़ी भी सीख गया और 5 साल लगातार गया। और 1 साल में मुझे क्या है कि हमारी जहाँ ऑफिस और घर गोडाउन थे, उसके सामने की बिल्डिंग में मेरे चाचा के साथ रहना हुआ। तो उस टाइम मेरा स्कूलिंग होता था 7:30 से सुबह 12:30 का, तो 2 बजे रोज जाके बैठता था। तो 1969 में पढ़ते पढ़ते मैंने पूरे काम जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में है वो सीख लिए थे। ओके। और 69 में 6 महीना कॉलेज गया, अच्छे मार्क्स आए थे तो गया था, लेकिन नसीब में नहीं था, तो एक पेपर छूट गया और मेरी पढ़ाई छूट गई। अच्छा। मैं सीधा अपनी कॉलेज ज्वाइन कर ली। ठीक है। तो सर आपने धर्म की बात की है, तो हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। स्पिरिचुअलिटी ने किस तरह से आपकी हेल्प की है एज अ बिजनेस पर्सन ग्रो होने में? नहीं, स्पिरिचुअलिटी अगर आप में है, तो एक तो कभी भी कोई भी एडवर्स सिचुएशन आ जाती है, परिस्थितियाँ आ जाती है, तो उसमें मेंटल बैलेंस नहीं खोता है। राइट। और दूसरा श्रद्धा से काम करता है कि ये भी समय बीत जाएगा, तो डिप्रेस या ये नहीं होता है और अपना जो टारगेट है या अपना मंजिल है उसकी और जो भी है बढ़ने की कोशिश करता है। उतार चढ़ाव सभी चीज़ में आते हैं, आप हार्ट बीट भी देखेंगे तो उसमें भी उतार चढ़ाव हाँ देखेंगे। जी। वो हम समझते नहीं, वो अलग बात है, लेकिन हर बिल्कुल एक चीज़ है। में होती है। हाँ तो जी। ऐसे उतार चढ़ाव में क्या है कि धर्म का सहारा होता है ना, तो स्टेबिलिटी जो उस टाइम क्या है कि अपसेट हो जाता है तो गलत डिसीजन हो जाते हैं, राइट। लेकिन मेंटल स्टेबिलिटी होती है ना तो वो गलत नहीं है, वो सोच समझ के जो भी करना है वो सॉल्यूशन करते हैं। तो वो हिसाब से वो बहुत हेल्प की हेल्प है और करता है। मुझे तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है लाइफ टाइम में। ठीक है। कई मर्तबा ऐसी सिचुएशन आई, लेकिन ठंडे दिमाग से, मतलब दिमाग है ना ठंडा रहता है थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। देखा गया है कि आप नेटवर्किंग के मामले में काफ़ी डिसिप्लिन नज़र आते हैं। तो एंटरप्रेन्योर को नेटवर्किंग क्यों ज़्यादा करनी चाहिए? आज के ज़माने का एक मंत्र है, हाँ जी। योर नेटवर्किंग इज़ योर नेटवर्थ। हाँ, राइट। और नेटवर्किंग देखो आपको बढ़ाना है ना तो एक सिंपल फंडा है, किसी भी व्यक्ति के परिचय में आप आते हैं, तो मैं तो यही सोचता हूँ पहला, वो पिताजी के डीएनए में था और हमारे में डायरेक्ट हमको भेंट मिला है कि भाई ये बंदा है, इसका मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। हाँ। और इस सोच के साथ आप चलोगे, आपको जहाँ जितनी भी चाहिए उतनी नेटवर्किंग मिल जाएगी।
राइट। जहां आपका स्वार्थ नहीं होगा तो वहाँ नेटवर्किंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। किसी के साथ भी जुड़ना है आपको और जुड़ के आज लोगों के लिए काम करना है आपको, तो वहाँ कोई दिक्कतें नहीं आती। कुदरत है ना, ये हमको हेल्प करती है हर हाँ तरह जी। से। हाँ जी। मतलब कि जितना आप देते हो। यूनिवर्स है हाँ ना, जी। ये अच्छे विचारों को है ना कभी भी फेल नहीं जाने राइट। देती, मैं हेल्प करती है। राइट। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले 15 साल में मैं। हाँ जी, ठीक है। सो बिज़ी शेड्यूल होता है आपका, लेकिन उसके बाद भी आप लिंक्डइन पे ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। तो लीडर्स की अगर बात करें तो उनका टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? टाइम को कैसे मैनेज कर लेते हैं वो इतने बिज़ी देखो होने के मैं बावजूद? तो बोलता हूँ ना, टाइम मैनेजमेंट है ना सबसे आसान में आसान चीज है। अच्छा। आपको क्या करना है, प्रायोरिटी आप फिक्स कर लो कि आपकी क्या प्रायोरिटी है। राइट। और दूसरा कि कभी भी कमिटमेंट से मुकरना नहीं है। हुँ। ये दो चीज आप करेंगे आप सब कुछ कर सकते हैं। और मेरा, जहाँ तक मेरा खुद का सवाल है, मैंने किसी को कमिटमेंट दिया है कोई टाइम का, उसके बाद चाहे कोई भी आवे ना उस पर बदलाव, इमरजेंसी होवे कोई, कभी हुआ है, लेकिन आज तक मुझे याद है जहाँ तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। ओके। जैसे हम स्ट्रेटजीज की बात कर रहे थे, बिजनेस स्ट्रेटजीज की, तो ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं जो आपने सीखी हैं और उसको देन अप्लाई भी किया है? नहीं सीखी है, मतलब क्या है कि देखो कभी भी है ना अपना मत सोचो, सामने वाले का सोचो। अभी मैं, हमारा एक फंडा है हमारी कंपनी का, और जो मैंने मतलब शुरुआत की थी और उसके बाद सब फॉलो कर रहे हैं कि भाई विन विन सिचुएशन का सब, पहले अगले को फायदा कराओ, हुँ। उसके बाद अपना फायदा हो जाएगा। ये कुदरत का नियम है ना, उसको फॉलो करना है। राइट। कि कुदरत देखो आपको बिना कुछ लिए अच्छे से अच्छा ऑक्सीजन देती है, रोशनी पानी देती देती है बारिश के रूप में, सूरज है तो अपना है, प्रकाश रोशनी। देता हाँ है। जी। तो ये कुछ आपसे मांग नहीं रहे, नहीं, तो वो बिल्कुल। नियम आप फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक आपका सब कुछ सेट अच्छा। हो जाएगा। ठीक है। सर, अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें, तो अगर तेज़ी से स्टार्टअप हमें बढ़ाना है अपना, तो उसके लिए कौन-सी गलतियाँ ऐसी हैं, मिस्टेक्स हैं जिसको अवॉइड करना ज़रूरी है? देखिए आपका पहले, सबसे पहले ना स्टार्टअप को अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। हुँ। और तेजी से अगर बढ़ना है तो एक ही चीज़ है, दो चीज़ें इसमें शामिल होती है कि एक तो है कि आप सोसाइटी का कौन सा पेन पॉइंट एड्रेस करने जा रहे हो। हुँ। सोसाइटी का पेन पॉइंट आपको एड्रेस करना है, और दूसरा कि कभी भी स्टार्टअप में ये नहीं होगा इतना पैसा मुझे कमाना है, मुझे ये समस्या जो है उसका हल निकालना है मेरे स्टार्टअप के जरिए। इस सोच के साथ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका सक्सेस है। कभी आगे पीछे समय के हिसाब से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके। और आजकल जो स्टार्टअप फेल हो रहे हैं उसमें मैंने ये दो तीन चीजें देखी कि एक तो ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता है, गाइडिंग जो प्रिंसिपल होता है उसमें क्लियर नहीं होते, और दूसरी बात क्या है कि पैसे की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। स्टेबिलिटी नहीं होती है। अभी कुछ स्टार्टअप अभी मिले थे, मैं उसकी बात करूं तो स्टार्टअप को क्या काम करना है मालूम है? हाँ जी। 24/7 हाँ। बाई 365 डेज। हुँ। अभी स्टार्टअप का ये एम्प्लॉय वाला माइंडसेट है कि मंडे टू फ्राइडे मुझे काम करना है, सैटरडे संडे तो छुट्टी होनी हुँ। चाहिए, 10 से 6 का काम करना है, तो वो स्टार्टअप सक्सेस नहीं हो सकता है। हुँ। उसको तो अपॉर्चुनिटी कहाँ है वो ढूंढते फिरना चाहिए, और रात को 12 बजे भी अपॉर्चुनिटी उठ के चलने वाला होवे ना, वो स्टार्टअप हो चलेगा। सकता है सक्सेस। ये मैंने देखा है, मतलब एक स्टार्टअप मतलब ये फेलियर के कतार पे था, हुँ। तो उसका माइंडसेट हमने देखा, दो टेक्नोलॉजी वाइज एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज है, हुँ। लेकिन उनका माइंडसेट देखा तो फिर हमने उनको एक ऑफर की कि भाई देखो आप और ये दोनों जुड़ जाएंगे हुँ। तो दोनों का भला हो जाएगा, नहीं तो आपका ये स्टार्टअप मरने में। और इसका मैं मतलब
यही महीने के एंड तक हम लोग जोड़ने की कोशिश कर कोलैब रहे हैं। कर रहे हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे मेरे सामने है, क्योंकि मैंने कोरोना के जो था कोरोना काल, हाँ जी। उसमें काफ़ी स्टार्टअप में किया था, और काफ़ी स्टार्टअप जो ऑब्जेक्टिव वाइज क्लियर थे और 2-3 कम से कम पार्टनर मिलके कर रहे थे, वहाँ उन्होंने अच्छा हासिल किया है। ठीक है। और जिनके ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर थे या अपनी हैसियत से ज़्यादा करने गए, वैसे फेल होते भी दिखा है। ठीक है। सब अगर हम बिजनेस में मेंटर्स की बात करें तो मेंटर्स का क्या रोल रहता है और क्यों ज़रूरी होते हैं? मेंटर्स का मेन रोल रहता है कि जो आपका मेंटी है, वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है, वो एक मुआयना करना रहता है, और दूसरा वो कहीं भी गलत है तो उसके कान पकड़ के उसको सीधे रास्ते में लाने का मेन काम रहता है। राइट। और बाकी जो गाइडेंस है टाइम टू टाइम जब भी उसको ज़रूरत पड़े तभी प्रोवाइड करने की रहती है। सो आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे, द विनर। इसके बारे में थोड़ा-सा आप देखिए, बताएँगे? बुक के बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि मैं हमारी एक संस्था है केसीएफ करके, उसमें मैं अभी जो प्रेसिडेंट है मुकेश भाई, और हम लोग आज पिछले 20-22 साल से एसएमई के लिए काम कर रहे थे। हुँ। कि एसएमई का देखिए, बड़ी कंपनियों का है ना, सब डिपार्टमेंट रहते हैं, सब कुछ है, सरकार में भी उनका वसीला रहता है, और छोटे को इतनी आवश्यकता है, लेकिन सबसे बुरी हालत है एसएमई की। हुँ। एसएमई की बुरी हालत में एक चीज़ और भी है, आज सबसे ज़्यादा देश में एम्प्लॉयमेंट दे रही है एसएमई राइट। सेक्टर, बरोबर है। उसके अलावा टैक्स भी ज़्यादा रह रही है, लेकिन उनको सुविधा के नाम पे और उनको मार्गदर्शन नहीं, तो हमने एक सोचा था तो उस पे काम कर रहे थे। उसके दौरान 2015 में मुझे, हाँ, आचार्य जी का चातुर्मास मिला, तो मुझे 4 महीने के लिए गाँव में गया, मैं और मेरी वाइफ, मतलब हफ्ता दिन 10 दिन आ रहे थे बॉम्बे, बाकी फ़ोन पे ही सब कर रहे थे। तो उसमें मैंने देखा कि हमारी कम्युनिटी के जो व्यापारी कम्युनिटी है, हुँ। उसके 60 से ज़्यादा लोग जो डबल ग्रेजुएट थे आए हुँ। उस दौरान, 3-4 महीने के हाँ जी। दौरान। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, उसमें से 10% छोड़ के बाकी 90% नौकरी कर रहे थे। अच्छा। तो मैं बोला, ये एक व्यापारी का लड़का अगर नौकरी करेगा तो 50 लोगों की नौकरी खा जाएगा। राइट। खुद का बिजनेस करेगा, 50 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुँ। एम्प्लॉयमेंट में। और जो देश की बड़ी से बड़ी समस्या है वो आज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट अगर खत्म हो जाता है, ये दंगे फसाद, ये धरना, ये सब बंद हो बंद जाता हो है। जाएगा। हाँ जी। तो ये सोच के मैंने लिखा कि एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योर्स के एंगल से मैंने ये बुक लिखी। ठीक है। और बुक में आज तक मैंने बेची नहीं है। अच्छा। मैं कॉम्प्लीमेंट्री देता हूँ लोगों को, जिसको पढ़ना है, जिसको आगे बढ़ना है उसके लिए है। और कुछ लोग ऐसे क्लास वगैरह चलाते हैं, तो उनके स्टूडेंट को भी हमने ऐसे गिफ्ट दी है। ओके। ओके, ठीक है सर। ये तो 7,000 किताबें छपाई थी मैंने। ओके, ये तो और लोग ये पढ़ेंगे। क्वालिटी जो है ना, ये 25 साल तक भी इसके पेज खराब नहीं होंगे, वैसी क्वालिटी का। वाओ! देश की सबसे बड़ी जो नंबर 1 की, मतलब इंटरनेशनली प्रगति ऑफसेट है, उसमें से सिखाया। ओके। सो जो नए बिज़नेस में आने लगे हैं लोग, उनको आप क्या 3 लेसन्स एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो है ना कि आप जिस बिजनेस में आ रहे हो, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, कि मुझे क्या करना है, हुँ। क्या करना है के साथ क्यों करना है, हुँ। बरोबर। दूसरी बात कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, कोर कॉम्पिटेंसी क्या है। हुँ। ये 2 चीज अगर है आपके साथ, तो तीसरी चीज ये है कि जिस बिजनेस में आना चाहते हो, उसकी A to Z नीटी ग्रिटी है ना, उसकी मालूमात आप
आपको होनी चाहिए। राइट, बिल्कुल। आपको चाहे 1 साल 2 साल वेटिंग करके कहीं नौकरी करके भी हासिल करनी है, आप करके और उसके बाद बिजनेस में आएंगे तो फिर लंबी रेस के घोड़े बन सकते हैं। सो आप का जो वी ट्रांस है उसमें अगर हम बात करें इनोवेटिव और कंपटीशन की बात करें तो उसमें दोनों पॉइंट्स में आप कैसे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे नहीं, हैं? इनोवेशन की अगर बात करो तो देखिए कि मेरी कंपनी में जो सॉफ्टवेयर है ना, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ 2004-5 के दौरान हमने अडॉप्ट किया था होम ग्रोन जो सॉफ्टवेयर था वो 2.5 डॉट नेट पे, ओके। और उसके जरिए 122 ब्रांच से हम लोग 1500 तक पहुँचे। हम्म। और उसमें क्या है कि डायरेक्ट ऑपरेशन से अकाउंट्स में मतलब डेटा भेजता था, ठीक है। मतलब एंट्री करने की आवश्यकता नहीं हाँ रहती जी। थी। और उसकी बदौलत हमारा है तो मतलब हम लोग क्या है कि हमारी इंडस्ट्री में आज भी किसी को कोई भी नई चीज़ करनी है तो हमारे पास भेजते हैं कि पहले अशोक भाई ने ले लिया है तो फिर हम लेंगे। एक उदाहरण देता हूँ, आइसर मोटर आई जब 1981-82 के दौरान, वो 2 बंदे आए उसके ओनर, और मुझे समझा के बोला कि इसमें जो जो दिक्कतें आएंगी हम बैठे हैं, लेकिन आप 2 सेट शुरुआत करो। हमने 2 गाड़ी का हाँ भरी, उसने मार्केट में जाके बोला कि अशोक भाई ने बड़ा ऑर्डर दे दिया, अच्छा। और उसके बाद उसने ये बात करके 50 व्हीकल बेच डाले और वाह। उसकी चल पड़ी। ठीक है। उसी तरह से जितनी टायर कंपनी को नया टायर इंट्रोड्यूस करना है तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मिलता था, ए टू जेड, और नीट एंड क्लीन सब रिकॉर्ड। तो उसकी बदौलत जब भी अपोलो टायर ने अमर करके एक टायर को किया, तभी उसके मालिक जो टायर कंपनी के रौनक सिंह हमारी ऑफिस में आए थे, ओके। और एक नहीं 2 से 3 टाइम। इसी तरह से डीसीएम जब भी आई तो डीसीएम के जो ओनर थे वो भी आए थे। मतलब हमारे पास सब कुछ ट्रांसपेरेंट मिलता था उनको, और ऊपर वाले की हमारी नीयत अच्छी थी या हम जो कर्म अच्छे थे, उसकी बदौलत हमारे पास जिसने शुरुआत की वो भी ग्रो हुए। ठीक है, मतलब ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी थी और इनोवेशन, मतलब हम लोग रिस्क लेते थे इस हाँ टाइप का जी। कि ये नया चीज़ है, चलेगा नहीं चलेगा ऊपर वाले पे छोड़ देते थे, कुछ चीज़ें ना यूनिवर्स पे छोड़ देते थे। ठीक है, आपने रिस्क की बात की है, तो रिस्क मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग कितना ज़रूरी लगता है और इसे इसको कैसे अप्रोच करते देखिए, हैं? रिस्क मैनेजमेंट में मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर आपको मिल रहा है और आपको ग्रो करना है तो रिस्क लेते जाना चाहिए। अभी रिस्क के बारे में मेरी जो थियरी है वो है कि आपने टाइमली 10 चीज़ के रिस्क लिया, उसमें से हो सकता है 1 या 2 में आप फेल जाएंगे, लेकिन 8 का बेनिफिट आपको मिलेगा। और जो सब चीज़ें सही करने के लिए वेट करते रहता है ना, उसके हाथ में से अपॉर्चुनिटी चली जाती है, ये मैंने देखा है। हाँ, हाथ से जितनी मर्जी रेत पकड़ के रखो, फिसलेगी फिसलेगी। हाँ। ठीक है, बिजनेस ग्रोथ में टीम वर्क किस तरह का रोल प्ले करती है और एक मजबूत टीम हम कैसे बना सकते हैं? देखिए, मजबूत टीम आपको बनानी है ना, तो एक ही चीज़ है कि सब में जैसे कंपनी आगे बढ़ती है ना, एक तो साथ में जुड़े हुए लोगों की भी ध्यान रख के उनको भी डेवलप करना चाहिए। तो एक बात ये है, और दूसरी बात है कि जब भी आपको किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन आप रखते हो तो उसको उतनी अथॉरिटी देनी चाहिए। हाँ। अथॉरिटी आपने दी है ना, उसमें हो सकता है, देखो आपने कुछ कुछ डिसीजन लिए, उसमें आप फेल जा सकते हो। तो जो काम अच्छे अपने ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहा है उसको फेल होता है, तो उसमें जो फेलियर हुआ है उसमें से उसने क्या सीखा और दोबारा ये गलती नहीं होए, यही कहना चाहिए। और मैं तो जब ये एक्टिव था फुल, तो मेरे अंडर के मैनेजर को पहली एक बात बताता था
कि मुझे जितना राइट है फेल होने का, हम्म, उससे ज़्यादा आपको है, क्योंकि आप ज़्यादा काम कर रहे थे हाँ ऐसे। बिल्कुल। और उसकी बदौलत क्या है कि उनको एक कॉन्फिडेंस रहता था, अथॉरिटी दी जाती थी हमारी। तो टीम है ना, वो ओनरशिप के साथ काम करती थी। अपना समझ के करते हुए। अपना समझ के काम करेंगे, क्योंकि ये ओनरशिप, और कुछ भी करना है ना, अपने दिमाग में कुछ भी होए, लेकिन उनके मुंह से हम निकलवाते थे। 5-5 लोगों को बिठा दिया, भाई आगे अगले साल हमको क्या क्या करना है, तो उनके आता था, अपने दिमाग में रहता था, वो छोड़ देते थे उनकी जो बातें है, तो उनकी ओनरशिप ऑटोमेटिक आ जाती है ना। राइट। आज उन्होंने, आज आपने कुछ सजेस्ट किया मुझे और मैंने वो हाँ भर दी, तो ओनरशिप आपकी हो गई। राइट। और जब ओनरशिप हो गई तो वो कंपनी ग्रोथ करेगी। कोई रोक नहीं सकता। राइट। और ओनरशिप नहीं रहती है, वहां दिक्कतें आती है। अभी एक रहता है लीडर और एक रहता है बॉस। अब लीडर का काम क्या है कि बाकी लीडरों को ग्रो करना। हाँ जी, सबको साथ लेके चलना। नहीं, आप लीडरों को ग्रोथ करेंगे तो आप आगे जा हाँ सकेंगे। जी, हाँ जी, हाँ जी। और बॉस क्या है कि मैं कहता हूँ वैसा ही करना, हम्म, तो फिर वो वहीं का वहीं वही रह रह जाते हैं। जाता ये मैंने देखा है। और आपने देखा होगा रॉकेट को, छोटे थे तब रॉकेट को जाते ऊपर देखा था, बरोबर है? जितना ऊपर जाता था एक एक आइटम छोड़ते जाता हाँ था, जी, बरोबर है? हाँ जी। तो वैसे लीडर होता है, उसको क्या है कि आज 4 काम कर रहा है, एक काम छोड़ के अगले बंदे को दिया, दूसरे दिन दूसरे बंदे को दिया, उसको बोलता है तेरी ओनरशिप। और लीडर को एक थिंकिंग मोड में आना चाहिए कि मेरे लिए क्या बेटर है, मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों की क्या भावना है, क्या बदलाव आया है, ये सब उसके आधार पे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। अपडेट रहना चाहिए हमेशा। अपडेट रहना चाहिए, और अपडेट मार्केट में घूमने से मिलता है। एक कुर्सी पे आप डटे रहेंगे तो नहीं मिल सकता है। राइट, बिल्कुल। जो एंटरप्रेन्योर अपने स्ट्रगलिंग फेज में है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जिससे कि वो अपनी नीच या टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई कर सके? नहीं, मतलब अभी देखो सीए क्या है, इसका बहुत वास्ट है। हाँ जी। लेकिन एक शब्द में अगर कहूँ कि स्ट्रगलिंग है, उसका रूट कॉज क्या है, रूट कॉज एनालिसिस करके उसकी जड़ तक जाके उस स्ट्रगलिंग की वजह अगर ढूंढ पड़ेंगे तो उसका ऊपर सॉल्यूशन आप सॉल्यूशन दे मिल सकते। जाएगा। तो ये एक सिंपल सा है, हाँ जी। क्योंकि हर एक बिजनेस का पैरामीटर्स अलग होता है। क्या है, मैन्युफैक्चर का अलग रहता है, सर्विस इंडस्ट्री का हाँ अलग रहता जी, है, हाँ जी। बैंकिंग एंड फाइनेंस वाले का अलग, हर एक का अलग रहता है। लेकिन एक है, मैं जो समझता हूँ कि रूट कॉज एनालिसिस है ना, वो आपको पहले तो क्या है, स्ट्रगलिंग जो करते हैं ना, उसको स्वीकार करना चाहिए कि कहीं हमने गलती की है। और वो जब स्वीकार करेगा ना, तो उसको एहसास होगा, तो उसको सॉल्यूशन मिलेगा। स्वीकार ही नहीं करेंगे, नहीं सब ठीक चल रहा है, मैं ठीक कर लूंगा, कभी ठीक नहीं हो सकता। उसमें लोगों की राय लो आप, मतलब बहुत, ये इसका जवाब है ना, मैं 2-3 घंटे के तक दे सकता हूँ, लेकिन नेट सेल में बताओ ना, तो रूट कॉज एनालिसिस। ठीक है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, तो पिछले कुछ सालों में आपका लीडरशिप स्टाइल किस तरह से चेंज हुआ है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, और अगर नए चैलेंजेस आते हैं तो नए चैलेंजेस को कैसे आप स्वीकार करते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक लीडरशिप का सवाल है, मेरे लीडरशिप स्टाइल में कोई बदलाव नहीं है। अच्छा जी। वो कांस्टेंट है, वो शुरू से ही यही था। थोड़ा थोड़ा समय के साथ साथ जो चलना पड़ता है कि लीडरशिप, एक ज़माना था मेरे पास सबसे लास्ट ईमेल आईडी मेरा था, मेरे से पहले सब क्लास भर के सब सीख गए थे। लेकिन मैंने जब ये मतलब ये स्टार्ट किया, तभी आज मैं कह सकता हूँ कि आज मेरे सेकंड जनरेशन से भी मैं एक कदम आगे हुआ ओके, ठीक है। टेक्नोलॉजी हाँ में। जी। टेक्नोलॉजी में नई टेक्नोलॉजी क्या है, उसकी मालूमात मुझे, क्योंकि मैं घूमते रहता हूँ बाहर, लोगों से पूछते रहता हूँ, बातें करते रहता हूँ, तो उसकी बदौलत मुझे अपने आप को अपडेट करने का एक मौका मिलता ही रहता है।
हाँ जी, ठीक है। तो ये एक चेंज। है, उसमें चेंज मतलब ये है कि समय के साथ चलना, हुँ। ये बदलाव आया हाँ है। जी, ठीक उसके है। अलावा मेरी स्टाइल जो थी वो वही सेम है, ही है। सेम है कि लोगों के ऊपर मैं ब्लाइंड ट्रस्ट करता था, और ब्लाइंड ट्रस्ट जिस पे करता था वो ट्रस्टवर्दी काम करते रहे। तो वो कुदरत का एक कहो ना कि मुझे गलत आदमी मिले नहीं, हुँ, और उसकी मेरी दुकान चलती रही। ठीक है सर। इतने सालों में कोई ना कोई आपका ऐसा अनुभव रहा होगा या कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल जो आप शेयर करना चाहें, जहाँ पर आपको लगा हो कि मुझे स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है, बिज़नेस स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ा हो? नहीं, ये देखो, मार्केट जो डायनामिक्स के हिसाब से ना, समय समय से स्ट्रेटेजी तो बदलनी पड़ती है, हुँ, लेकिन स्ट्रेटेजी में हम लोग एक ही ख्याल रखते थे कि विन विन सिचुएशन, हुँ। किसको मार के अपने को नहीं जीतना है। हाँ, राइट। ये क्या है कि जैनिज्म और जो गाइडिंग प्रिंसिपल थे ना, उसकी बदौलत कभी हमने ये नहीं लिया स्ट्रेटेजी। कभी 6 महीने में बदली करनी पड़ी है, कभी 12 महीने में, कभी 5 साल में बदली हुँ, करनी पड़ी। तो स्ट्रेटेजिकल तो मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से बदली के, बदल मार्केट की डिमांड क्या है, लोग क्या चाहते हैं, हुँ, उसके हिसाब से बदलाव होते होते रहता है। रहते। तो वो हम करते गए समय के हिसाब से। हुँ, हुँ, और समय के हिसाब से करने में क्या है कि अक्सर हमने क्या किया कि हम उस टाइम, अभी बच्चे तो हमारे 2007-6 6 से के बाद आए। उससे पहले हम 4 भाई थे, तो हम लोग आपस में पहले डिस्कस करते थे, फिर मैनेजर्स जो सीनियर बंदे थे उनके साथ डिस्कस करते थे, और इस तरह से एक स्ट्रैटेजी मैंने, जब भी मैंने बागडोर संभाली तभी बड़ी की थी। 1977 मेरी उम्र थी 27 साल की, और एक फाइन मॉर्निंग मेरे चाचा जो संभालते, मेरे पिताजी मेरे बिजनेस में आने से पहले रिटायरमेंट ले ली थी। उन्होंने 9 साल की उम्र से काम शुरू किया था, और 43 में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। ओके। तो मेरे चाचा एक दिन मुझे बुलाया, बोला अशोक इधर आ, अभी देख मैं कल से रिटायर हो रहा हूँ और गांव जा रहा हूँ, और कल से तुम्हें संभालना है। तो मेरे साथ, मेरे से उनके 2 छोटे भाई थे, एक राजकोट में थे, एक बॉम्बे में थे। तो मैं बोला चाचा, बोला आप दोनों समझ लेना। दूसरे दिन सुबह चाचा को पूछा, चाचा बोला अभी ये तेरे बस की, मेरे बस की बात नहीं, तू ही संभाल। इस तरह से मेरे गले में आ गया। तो उस टाइम मैंने देखा कि क्या है मैं, तो मेरे पास 12 गाड़ियाँ थी, जिस पे बैंक की लोन थी, 14 ऑफिस थी, 14 ऑफिस सब भाड़े की जगह थी। और हमारे पिताजी के एक दोस्त हमारे साथ थे जो 1973 में अलग हुए थे। तो उसके अलग होने के समय जो रकम ली गई थी मार्केट में, उसको ब्याज के साथ अभी 22.5 लाख रुपया का कर्जा था। अच्छा। 1 रुपये की ऑनरशिप प्रॉपर्टी नहीं थी। तो मैंने स्ट्रेटेजिकल 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले चलने दिया। उसके बाद प्रायोरिटी बनाई कि प्रायोरिटी 2, एक बार का पैसा निकालना है, और साथ में पैरेलल बिजनेस ग्रोथ करना है। बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या है, तो मैं क्या है कि बचपन से ह्यूमन साइकोलॉजी, इसका मुझे बहुत शौक था। मैंने ओके। पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उसकी बुक्स वगैरह पढ़ता था, और कुछ भी घटना घटती थी ना, तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या पैरामीटर्स है, ये सोचता था। हुँ, तो उसके लिए ये चीज़ में मैं थोड़ा अच्छा, मेरा हाथ बैठा हुआ था। तो आम तौर पे क्या है, हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की उस टाइम जो सिचुएशन थी 77-78 में, वो ये थी कि अभी समझो आरजू को 15 ट्रक चाहिए सुबह 10 बजे। हुँ, जितने लोगों को फ़ोन करेंगे बोलेंगे हाँ मिल जाएंगे, आपके दरवाजे पे खड़ी होगी, और शाम तक बेचारी आरजू फ़ोन करती रहे और ट्रक पहुँचे नहीं, और ट्रक पहुँचे तो जो नंबर मिले उसको उससे विपरीत मिले। हमारे यहाँ भी ये चलता था। तो मैंने सबसे बड़ा, क्योंकि मैं जब भी बागडोर संभाली, मेरे से सब अधिकतम लोग बड़े थे ठीक उम्र है। में, मतलब पिताजी के उम्र के, चाचा के उम्र के। हुँ, तो उनको बोला कि देखो अपने को बिजनेस ग्रोथ करना है, और बिजनेस ग्रोथ करने के लिए मुझे जो लग रहा है, ये स्ट्रेटेजी में बदलाव करने की जरूर आवश्यकता है। तो बोला क्या,
मैं बोला कल से है ना, हमारे पास जितनी व्हीकल अवेलेबल है उतना ही हम प्रॉमिस करेंगे, या जो प्रॉमिस करेंगे कि 2:30 बजे आपके पास पहुंचेंगे वो 2 बजे पहुंचाने की कोशिश। तो सीनियर एक वर्किंग पार्टनर थे, पिताजी से भी 1 साल बड़े थे। उन्हें बोला देख अशोक, तू बोलता है बरोबर है, लेकिन हमको है ना दुकान अपनी बंद करनी पड़ेगी। मैं बोला देखो, मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ 1-1.5 महीने के लिए आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, 1-1.5 महीने के लिए ये करना, एक प्रयोग के तरह करो। सबको कन्विंस किया और हमने स्टार्ट किया। तो पहले 15 दिन में धंधा ड्रप हो गया। अच्छा। डप हो गया और मुझे बोलने लगे, कोसने लगे थोड़ा। मैं बोला अभी 15 दिन हुआ है ना, 15 दिन आने दो। और फिर धीरे धीरे लोगों को विश्वास आया कि यहाँ से जो प्रॉमिस मिलता है ना वो नक्कर है, मतलब परफेक्ट है। लोगों ने विश्वास करना चाहिए कि ये बरोबर कंपनी है। और मार्केट से उस टाइम हमारे भाव 10% ज़्यादा थे, वो भी मिलने लगे। और पिछले साल के मुकाबले हमने जो हमारी बॉटम लाइन थी वो 1.5 गुनी की उस साल। अच्छा। और तो सबको कॉन्फिडेंस आ गया और वो स्ट्रेटेजी चली। ठीक है। कुछ स्टार्टअप्स तो ऐसे होते हैं कि जिनका अपना खुद का आइडिया होता है, खुद का उनका माइंडसेट होता है, उसी से अकॉर्डिंग वो चलाते हैं अपने स्टार्टअप को। लेकिन कुछ होते हैं कि जो ना कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, मतलब कि किसी का आइडिया देख लिया, किसी का स्टार्टअप चला हुआ देख लिया, तो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। क्या वो सही है? ये बिल्कुल गलत है, और कॉपी करने वाला कभी भी सक्सेस नहीं होता है, ये मैंने देखा है मेरी लाइफ में। क्योंकि कॉपी करने वाले को ऊपर से जो हो रहा है वो दिखता है, अंदर क्या है वो पता नहीं होता है। इसके पीछे की भावना क्या है आदमी की, स्टार्टअप वाले की, उसके प्लान 1, प्लान 2 क्या है, प्लान 3 क्या है, वो पता नहीं। तो कॉपी करने वाला एक कुछ हद तक कर सकता है, और सक्सेस मैंने आज तक कोई किसी को सक्सेस होते नहीं देखा है कॉपी करने वाले स्टार्टअप फील्ड में। ठीक है सर। लेकिन फेलियर का उदाहरण आपको चाहिए इतने मिल सकते हैं मार्केट में, क्योंकि इसके पीछे ना ये एक, देखिए एक मकान का बनाना है आपको, तो उसका कितनी प्लानिंग लगती है। दिखता है मकान, दिखता है अपने को बन गया है, लेकिन उसके पास कितनी मेहनत लगती है, कितनी है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद होता है। एक स्टेप गलत हो गया तो वो कॉपी करने वाला फेल हो गया। राइट। क्योंकि आपका ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो लेबर की नीड होती है, ठीक है। दूसरा, आपके जो व्हीकल्स हैं वो सही होने चाहिए। तो कभी ना कभी ऐसा होता होगा कि कोई व्हीकल ख़राब हो गया, या यहाँ पे सामान भेजना है, लेबर नहीं है, तो ये जो 2 प्रॉब्लम्स आती हैं, इनको कैसे टैकल करते हो आप? देखो, पहली बात मैं लेबर की बात करूँगा। तो लेबर को क्या है कि फॉर्चुनेटली हमारे पास जो बिजनेस है, सबसे पहले तो हमारा डीलिंग है ना एकदम फेयर डीलिंग है। उसका जितना बनता है उसमें 1 रुपये की हम कटौती नहीं करते। ठीक है। वो धर्म के हिसाब से, बरोबर। दूसरा क्या है कि आम तौर पे जो मार्केट में अवेलेबल है फैसिलिटी, हाँ जी। उससे कुछ हटके एडिशनल फैसिलिटी हमारे पास मिलती है। जैसे उनको नहाने धोने की सगवड़ है, पहले रहते थे एक ज़माने में गोडाउन में हमारे यहाँ, तो उनको पानी की सुविधा करके दी थी, बाथरूम टॉयलेट की सुविधा कर दी, जो आम तौर पे और नहीं करते। मतलब हम लोग एडिशनल कुछ ना कुछ देते हैं। और दूसरा, उनको भी है ना ट्रीट करते हैं फैमिली की तरह, उनके दुख में दुखी, सुख में सुखी। तो कभी किसके यहाँ तकलीफ आ गई तो हम लोग साथ में खड़े रहते थे। तो इसकी वजह से आज तक ऐसी कोई एक ज़माना था, मैं जब भी प्रेसिडेंट था बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट का, तभी लोगों ने कहा कि हड़ताल हुई थी, मतलब हमने एक कदम उठाया था एसोसिएशन में उसकी वजह से। तो बोला सबसे पहले आपका बंद करेंगे। तो मैंने मेरे लेबर का जो लीडर है ना उसको बुला के बोला, भाई कभी बंद करना चाहते हो? बोला किसने बोला? मैं बोला तेरे सब नेता लोग बता रहे हैं। बोला कि हमको गांव जाना है, हम नहीं बंद करेंगे।
मैं बोला तेरा नेता फिर तेरे को, बोला नेता से हम बात कर लें। मैं बोला इतना करना, कभी बंद करना है ना करो, कोई बाधा नहीं, अ, आपका नेता बोलता है करो, लेकिन मुझे 2 दिन की मोहलत एडवांस में दे देना, देख इतने साल का रिलेशन है तो। हम्म, बोला सर आप चिंता नहीं करो, ये बारी ही नहीं आएंगी। हम्म, तो ये कुछ नहीं हुआ, और फिर हमने जो इनिशिएट किया था कुछ ये डीए बढ़ता है ना उसमें 50%, क्योंकि मुंबई का लेबर की 1 टन की कॉस्ट है ना पूरे देश के 1 ट्रक के बराबर है, 1 ट्रक की अच्छा, लोडिंग के बराबर, ओके, इतनी हाई है ये ओके, यूनियन की वजह से। अच्छा, तो हमने रीजनेबल हमारी डिमांड थी, क्योंकि हम मार्केट में मैच नहीं कर रहे थे। तो फिर वो 3-4 महीना हमारा चला ये सब लिखापटी, लेकिन वो सक्सेस हम हुए, तो वो कभी तकलीफ नहीं। और जहाँ तक ट्रक की बात है रास्ते में, देखो जो हमारी खुद की ट्रक है वो तो हम इतनी ऑर्डर में रखते हैं कि समय से पहले उसकी सब कुछ होती है, तो वो आज तक मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन कभी छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ या और कुछ हुआ, या मार्केट की ट्रक ली है और उसका कुछ हो गया, तो हम सबसे पहले इन्फॉर्म कर देते थे क्लाइंट को कि भाई ये हुआ है, ट्रक हम्म, लेट होगी। और दूसरी एक चीज़ हमारे पास जो है वो पूरी इंडस्ट्री में शायद किसी के पास नहीं है, हमारे फेयर बिजनेस की वजह से 2004 में न्यू इंडिया कंपनी ने हमको मरीन ट्रांजिट पॉलिसी दी। उसके अच्छा, अंतर्गत कभी कोई माल का डैमेज हो गया हाँ, तो हमारी कंपनी आज तक उसको 80 to 90% मुआवजा देती है, अच्छा, जो आमतौर पे मार्केट में 30 से 40% मुश्किल से देती है, वो भी रुला रुला के देते हैं। तो ठीक ये फर्क है हमारा। ठीक है, और उसकी बदौलत क्या है कि आज हमारे साथ 1959 में 58 में जो कंपनी स्टार्ट हुई तब के क्लाइंट थे, कुछ क्लाइंट आज भी साथ में है, ज़्यादातर क्लाइंट हमारे साथ है। टैक्सीज की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में स्पेशली जब से जीएसटी आया है तो कुछ टैक्सेस को कंबाइन किया गया है, कुछ टैक्सेस में चेंजेस लाए गए हैं, कुछ नए टैक्सेस आए हैं, तो इन सब का बिजनेस पर आपको क्या लगता है कितना इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, हमारे बिजनेस में डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन हम्म, हमारा क्या है कि हमारे जो क्लाइंट है, अभी पहले तरह तरह के थे कि कस्टम अलग है, सेल टैक्स अलग है, ये अलग है, फलाना टेकला, 12 टाइप के टैक्स थे। तो उसकी क्या है कि एक बंदा उसमें ही कार्यरत रहता था, हम्म, लेकिन एक जीएसटी आने की वजह से, सब मर्ज होने की वजह से उनका क्या है कि ये कार्यभार है ना वो कम होने की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और वो प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा है। हाँ, मतलब जो 2 टन बना रहा था वो 2.25 टन बनाने लगा। राइट, राइट, तो ये एक बेनिफिट हुआ है, और बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। हम्म, लेकिन जीएसटी वाले का जो रवैया है वो बिल्कुल गलत है कि पहले क्या है कि 15 लोगों से लड़ना पड़ता था, अब एक 15 के बराबर एक से लड़ना पड़ता है। ये भी हकीकत है। ठीक और है, आज है ना इसको गवर्नमेंट का इरादा बहुत अच्छा था, हम्म, लेकिन जो अमल करने वाले हैं हम्म, उनको समझने की हर जरूरत एक है, अपनी, अच्छे भी लोग हैं, राइट, सब ऐसे भी नहीं है, हम्म, मतलब तरह तरह के लोग हैं। तो अच्छा आदमी आ गया आपके सामने तो आपका अच्छा हो जाएगा। हम्म, वो कर्मवाद यहाँ आता है कि आपके अच्छे कर्म हो गए ना तो आपको सामने वाला भी अच्छा मिलते रहेगा, राइट, और आपने गलत कर्म किए है तो आपको फिर यहाँ ही सजा देगा वो। सही बात है। आपके फेलो बिजनेस ओनर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मेरे जो फैल मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो टाइम टू टाइम जो भी कहना है कहते रहता हूँ, लेकिन आम लोगों के लिए एक ही बात कहूँगा हम्म, कि देखिए, कभी भी है ना बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में आपको सफल होना है तो सबसे पहले आप जिस भी धर्म में मानते हैं उस धर्म के जो प्रिंसिपल है उसको गाइडिंग फोर्स की तरह यूज कीजिए। दूसरा कि अपने
मुनाफे को या पैसा कमाने की दृष्टिकोण न रखते हुए विन विन सिचुएशन के सामने वाले का मैं क्या भला कर सकता हूँ। हम्म, ये दो चीज, और आपका तीसरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों बिजनेस में है और क्या करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। ये तीन चीज और नीटी ग्रिटी, ये चार चीज होगी ना, तो आपको आज के समय में, आने वाला समय 15 साल का है जो पिछले 5000 साल में नहीं आए, वैसे गोल्डन पीरियड आ रहा है भारत के लिए, तो उसमें सफल हो सकेंगे। और जितने भी लोग ये वॉच कर रहे हैं उनको मैं सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है सर। सर, आप इस पॉडकास्ट के साथ जुड़े, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, तो उसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया करते हैं। जय श्री कृष्ण सर। थैंक यू। मैं किसी की लाइफ में ये सुन के अगर 10 लोगों की लाइफ में भी सुधार आ जाए ना, तो मैं समझता हूँ मैंने जो आके यहाँ, मतलब यहाँ तक की जर्नी की और आया और आपके साथ पॉडकास्ट किया, वो सफल होगा।